बच्चे लास्ट क्लास में ना हम रेशो रिवाइज कर रहे थे। रेशो हमारी ऑलमोस्ट सारी हो गई थी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ का कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं आपको आज करा देता हूँ और देन हम फिर रेशो के एमसीक्यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए लेट्स स्टार्ट। रेशो में बच्चे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो समझनी थी हमें। वो समझने के लिए पहले कुछ नॉर्मल सी बातें समझते हैं। फॉर्मूलेज पे जाने से पहले ये हमें समझ में आ जाएगा तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखते हैं। एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को पढ़ने के लिए। सबसे पहले बच्चे हमारे पास एक वर्ड होता है आरएफओ। आरएफओ का क्या मीनिंग होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, नेट सेल्स। अगर क्वेश्चन में मुझे आरएफओ भी गिवन है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है तो मुझे सेल्स रिटर्न का कोई यूज़ नहीं करना, बिकॉज आरएफओ इटसेल्फ नेट सेल्स होता है, उसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब आरएफओ में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ को हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, सीओजीएस। तो बच्चे फिर मेरे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़रूरी है ये करने के लिए। ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगा, माइनस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं हमें पता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो हमारे पास कहाँ पे नज़र आते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस में नज़र आते हैं, विच आर सॉरी विच आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो फिर मेरे पास बच्चे क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, पैट, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर के अंदर इसी स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो इसको हम डिटेल में जब करते हैं तो देखिए ये जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। ध्यान से समझेंगे, बहुत काम की बात है। ये दो तरह के कौन से हो गए जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ये मैं भी डिटेल में बताऊंगा। ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग कौन से हैं, पूरा बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम शॉर्ट में बात करें, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो खर्चे तो हैं बिजनेस के, तो हैं P&L में तो आते हैं, बट डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि बच्चे लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को अब एक और बार लिखते हैं और डिटेल में लिखेंगे। देखो कैसे, दूसरे वाली जब हम दोबारा लिखेंगे तो हमारी बहुत सारी रेशो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अब आरएफओ हमने लिखा, आरएफओ का मतलब हम बात कर रहे हैं जी क्या होता है, नेट सेल्स। इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ आरएफओ या फिर जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सीओजीएस, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास बच्चे क्या वर्ड आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैंने बोला था जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, बट अब हमें क्या समझना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने क्या पढ़ा, कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो हम पहले एक्सपेंसेस माइनस होंगे, ये बात तो पक्की है, बट कौन से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दिया। तो ये जो बच्चे मेरे पास आ जाएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मुझे ये इस टेबल आती है, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना मेरे लिए बहुत ईजी है। अदरवाइज नहीं तो मुझे बहुत सारा कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत तरीके से मुझे निकालना पड़ सकता है। ठीक है, बच्चे म्यूट रखो प्लीज़। सर ये जो आपने आप तक अभी बताया वो सारा रिपीट कर दोगे, एक्चुअली मेरे ऑडियो ज्वाइन होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था पहले। वही लगा दियो। 2 मिनट वेट करो, मैं रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू सर। देखो बच्चे, जो भी कोई, अगर और भी बहुत सारे बच्चे जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ एक तो नेक्स्ट क्लास से टाइम से ज्वाइन करें।
देखो हम रेशोज पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने, प्लीज़ म्यूट रखो बच्चे, मैं रिमूव कर दूंगा फिर नहीं ज्वाइन आ पाओगे। हम लास्ट क्लास में रेशियोज़ पढ़ रहे थे, वो ख़त्म हो गई थी, बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज़ रह गए थे, वो आज हमने करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब रेशियोज में जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हमें पढ़ते हैं तो एक ये जो मैं टेबल लिख रहा हूँ इसे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बोलते हैं। ये समझ में अगर मुझे आ जाएगी तो सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को मैं सॉल्व कर पाऊँगा। तो ये हमने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा बच्चे RFO। RFO का मतलब होता है नेट सेल्स, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। नेट सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट है। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ RFO या फिर COGS को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसे क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये बच्चे हमने एक तरीके से ट्रेडिंग P&L ड्रॉ कर दिए जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। फिर मैंने बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, लाइक लॉस बाय फायर। अब इसी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को दोबारा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ जो कि इस चैप्टर में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सबसे पहले हमने लिखा RFO। RFO में से हमने कॉस्ट ऑफ RFO या COGS को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से बच्चे अब मुझे क्या ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस तो माइनस होने ही है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले माइनस करने हैं। हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करा, ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करा। ये क्या होती हैं, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, क्या एग्जाम्पल है, सारा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुने। अब ये जो मेरे पास आ जाएगा बच्चे, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होंगे एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी। अगर आप ध्यान से देखें अभी तक, हाँ जी, COGS के अंदर इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप ध्यान से देखें तो खर्चा कोई भी हो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, माइनस हुआ है। इनकम कोई भी हो, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग हो, प्लस हुई है। अब ये क्या है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, एक्सपेंस, इनकम, इनके एग्जाम्पल अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास आ जाएगा EBITD, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इसको आप प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है बच्चे, इस टेबल में हम EBITD आ गए, EBITD या PBITD। अब इसमें से आप I हटाएंगे, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, I हट गया। तो मेरे पास बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। D हमने नहीं लगाया, D आप यहाँ भी नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से अब आप T हटाइए, दैट इज टैक्स। तो मेरे पास आ गया बच्चे अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखो यहाँ ये टेबल इतनी सी थी, ये मेरे पास नेट प्रॉफिट था, यहाँ पे इतनी बड़ी टेबल हो गई। अब जैसे ही मैं इस टेबल को समझ जाता हूँ तो मेरी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सॉल्व हो जाएगी। आपने घर पे क्या करना है बच्चे, क्लास के बाद इस टेबल को 2 बार 3 बार आपने ज़रूर लिख लिख के देखना है। ये टेबल आप ज़रूर लिख के देखेंगे, ये आप लिख के देखते हैं तो इस रेशो से रिलेटेड आपका CUET के एग्ज़ाम में, चाहे CBSE के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली उसको समझ पाएंगे और किसी भी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। देखो, तो ये इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, यानी कि सबका सब P&L में आता था हमारा। अब हाँ जी बच्चे, EBT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करता हूँ तो EBIT आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बहुत सारी रेशियोज में ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब इधर समझेंगे। अब जब भी मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट है। हम शुरुआत करते हैं फॉर्मूले की, फिर मैं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली हमारे पास इसमें रेशियो आ गई जी, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100।
अब अगर किसी सर बच्चे ये को जो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट है नहीं ये निकल, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा? क्या चीज़? सर ये जो आपने इंटरेस्ट माइनस करा है नहीं, ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं एक्सपेंस होता बच्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होता, दैट्स वाई सेपरेटली माइनस किया। देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। अब ये रहा मेरे पास नेट प्रॉफिट, ये रहा आर एफ ओ। सपोज अब ये देखो, ये टेबल कैसे काम करेगी। आपको क्वेश्चन में गिवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, रेशियो ये वाली निकालनी है, तो आप कितने फॉर्मूले याद कर सकते हो? देखो नहीं कर पाओगे ना, बट आपने टेबल समझ ली और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, तो आपको पता है ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से आप चलेंगे। EBIT गिवन है, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो भी आपको पता है ये वाली सारी चीज़ें इग्नोर हैं जी, मुझे तो यहीं से चीज़ें चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो भी आपको ये बात सारी समझ में आती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ, ये सारे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हैं, बट अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो COGS के अंदर इंक्लूड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट पे आना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को बच्चे आप इग्नोर कर देंगे। ये गिवन है, नेट प्रॉफिट पे आना है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगली रेशो पे आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अब देखो ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मुझे RFO गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया जी, कैसे आएगा? RFO में से कॉक्स COGS या फिर कॉस्ट ऑफ RFO माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट पे आना है, तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो सारे साइन रिवर्स करते हुए चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना? देखो टेबल ये बहुत बहुत काम की टेबल है बच्चे। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। यहाँ पर ध्यान देंगे, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास जो फॉर्मूला हो गया बच्चे, वो क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अब अगेन देखो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे किसी भी तरीके से निकालना आ सकता है, हो सकता है मुझे RFO गिवन हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे बात क्लिक करनी चाहिए जी, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा और ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो इग्नोर हो जाएगा। EBIT गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँगा, साइन चेंज हो जाएंगे। बच्चे आप चैट बॉक्स में लिख दो जिसको जो डाउट है, ऐसे बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पूछनी, जो नहीं लिख पाएंगे आप तभी अनम्यूट करो, अदरवाइज चैट बॉक्स यूज़ करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रेशो पे आते हैं, ऑपरेटिंग रेशो। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशो की। ऑपरेटिंग रेशो का मेरे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ RFO या फिर COGS अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, अब ये जो हमने न्यूमरेटर लिखा है, इसको कलेक्टिवली ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन सी दो चीज़ें आ गई बच्चे? ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मुझे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन होगी, ये गिवन होगा, बोलेगा जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ, माइनस कर देंगे। ये दोनों गिवन होंगे, बोलेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ, दोनों को ऐड कर देंगे। तो बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा, जो ऑपरेटिंग रेशो है बच्चे, ये बेसिकली एक्सपेंस बता रही है, और जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पढ़ी थी वो प्रॉफिट बता रही थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया जी, दोनों में ज़्यादा होनी कौन सी बेटर है?
ये सारे मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ आपको। तो ज़्यादा हर वो रेशो जो प्रॉफिट की बात करती है वो ज़्यादा होना बेटर है, हर वो रेशो जो खर्चे की बात करती है वो कम होना बेटर है। बच्चे मैं ये रिमूव कर दूंगा यार, किस कौन है ये, एक सेकेंड। ठीक है जी, आगे आते हैं। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों रेशियोज ना कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू 100%। अगला एमसीक्यू हमारा ये तैयार हो गया जी। सपोज वो कहता है जी ऑपरेटिंग रेशो 92% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी हो जाएगी जी? 8% हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रेशो पे आते हैं। ढेर नहीं है क्या तेरे को, टेढ़ी मेढ़ी चला रहा है? चलिए इसको हमने कर दिया रिमूव, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया। फिर आ जाती है हमारे पास इसमें आरओआई, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो आती है जी, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी 2 बारी। इसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। दूसरा फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी। मैंने मीनिंग भी समझाया था, इसका मतलब जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। बिजनेस में 2 लोगों का पैसा होता है, अपना और बाहर वाले का। तो ये हो गया था जी उधार, और ये हो गया अपना ओनर का पैसा। क्लियर? आई होप सभी को इतनी बात सारी समझ में आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं, ये जो हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की बात कर रहे थे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ये सारी चीज़ें अगर मुझे ढंग से समझ में आ गई तो बहुत काम इजी हो जाएगा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से रिलेटेड। हम बात करते हैं बच्चे पहले एक्सपेंसेस की, ध्यान से समझेंगे। एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखते थे हम, याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में। हालांकि ये हमसे 12th क्लास में नहीं कुछ पूछने वाला, ना CUET में, बट इससे आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में आते थे। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये किससे रिलेटेड होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, परचेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है, सामान बनाते टाइम हो रहा है, सामान खरीदते टाइम हो रहा है, तो वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये बच्चे सारे MCQ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल समझते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में वेजेस गिवन है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर अगर वेजेस एंड सैलरीज कंबाइंड वर्ड गिवन है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है मेरे पास। फैक्ट्री रेंट, ये तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, फैक्ट्री रेंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये कौन से एक्सपेंस हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है जी। अब जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न रहती है, मैं इसमें वो वाला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, क्वेश्चन में अगर कैरेज है, फ्रेट है या कार्टेज है, तो ये कौन सा एक्सपेंस कहलाता है बच्चे? डायरेक्ट। अगर इसके साथ कोई भी वर्ड नहीं लिखा कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ऑन सेल्स है या ऑन परचेजेज है, तो ये ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, याद रखेंगे। बट अगर इसके साथ वो वर्ड ऐड कर देता है कैरेज इनवर्ड,
फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, अगेन ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनवर्ड मतलब होता है सामान अंदर आते टाइम, यानी कि सामान खरीदते टाइम। अगर वो इसके साथ वर्ड ऐड कर देता है कैरेज ऑन परचेजेस, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेजेस, कार्टेज ऑन परचेजेस। तो ये बच्चे 9 वर्ड्स बन गए एक तरीके से। कैरेज इटसेल्फ डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट हो गया, कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट हो गया, एंड सेम हेयर। गॉट इट। डायरेक्ट एक्सपेंस में आई थिंक अब आप नहीं कंफ्यूज होंगे। आगे आते हैं, ठीक है जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने पढ़ा जी जो किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अब दो तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, इसको मैं अब डिटेल में बताता हूँ, जो कि ये पता होना ज़रूरी था, तभी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT तक पहुँच पाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बच्चे आ गए मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम वन वर्ड में बोलें, हमसे MCQ में आगे जी बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं। फैक्ट्री रेंट के बाद बच्चे फैक्ट्री रेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ध्यान से समझेंगे, अगर हम इनको कलेक्टिवली बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, तो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन से एक्सपेंस हो गए बच्चे, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये याद रखेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, ये कौन से हो गए, ये P&L में तो आते हैं बट डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। जैसे कि मैं पहले अगर इसके एग्जाम्पल बताऊं, नॉन ऑपरेटिंग के, लॉस बाय फायर, देखो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये एक्सपेंस तो है, नुकसान तो है, बट ये बिजनेस के कारण होने वाला खर्चा नहीं है कि जी बिजनेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें एक और एग्जांपल आ जाता है बच्चे हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स को जब आप बेच रहे हो, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को आप बेच रहे हो, उस पर लॉस हो रहा है, तो वो ये यहाँ पे आ गया। अब इधर आते हैं, इधर बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे पहले तो हमें कैरेज वाली की बात समझते हैं। हमारे पास 3 वर्ड हो गए बच्चे अगेन, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैरेज, फ्रेट या कार्टेज लिखा है तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। बट अगर वो इसके साथ वर्ड ऐड कर देता है कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, बाहर जाते टाइम। ठीक है जी, आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, बाहर जाते टाइम, सेल्स के टाइम। तो ये खर्चा मेरा कौन सा हो जाएगा बच्चे, इनडायरेक्ट। अगर इसके साथ वो वर्ड ऐड कर देता है कैरेज ऑन सेल्स, फ्रेट ऑन सेल्स, कार्टेज ऑन सेल्स, तो कौन सा खर्चा हो जाएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गॉट इट। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस में आएंगे जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, ये सारे बच्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है और एग्जाम में हमें ये वाले वर्ड्स आते हैं और बोलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो,
या फिर EBITD निकालो, तो हमें बहुत चीज़ें ढंग से पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने लिख ही दिया, अगर वो वर्ड यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड, सैलरीज, देखो वेजेस वहाँ था, सैलरीज यहाँ पे है, ठीक है। आई थिंक बच्चे ये एक्सपेंसेस वाली बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं इनकम पे, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों की बात की थी। इनकम अब बच्चे मेरे पास दो तरह की आएगी, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात समझाने वाला हूँ, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम के बच्चे याद रखो दो ही एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा आपको जो भी मिलेगा वो नॉन ऑपरेटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि दो ही एग्जाम्पल है, डिस्काउंट एंड कमीशन। उसके अलावा जो भी है वो नॉन ऑपरेटिंग चला गया वो, ठीक है। क्योंकि इसमें आप डिफरेंशिएट में बार बार बोल रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT में गलत हो जाएगा। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कौन से आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है जी डिविडेंड रिसीव, क्या है बिजनेस से होने वाली इनकम है, नहीं जी। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सेल्स तो भाई ऊपर ही चली गई ना, फिर तो RFO ही है, मेन ही है, ठीक है। सेल्स तो RFO है हमारी, सेल्स यहाँ थोड़ी ना आ रही है। डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, गॉट इट। ये सारे मेरे एग्जांपल्स किसके हो गए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कुछ भी बेचा और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये कौन सा मेरा प्रॉफिट हो गया जी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, गॉट इट। आई होप बेटा सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम करते हैं आगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चे मेरे पास EBIT या EBITD अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है जी। EBITD अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है जी। मतलब मेरी जो इनकम है वो इंटरेस्ट को पे करने पर कर पाने में कितने टाइम्स मैं कैपेबल हूँ। क्लियर हो गया बच्चे। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। वो पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमें EBITD नहीं याद आता पहले कि EBIT क्या होता है। विजिबल है बच्चे ठीक से, एक बारी बताना कोई भी चैट बॉक्स में, विजिबल है ठीक से। ठीक है बच्चे, थैंक यू, शुरू करते हैं। चलिए जी फटाफट से। ठीक है बच्चे, मुझे मिल गया आंसर, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच रेशो इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, अभी हमने पढ़ा था। यस, आंसर इज बी, ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना बच्चे। दोनों का टोटल कितना होना चाहिए हमारा, 100% होना चाहिए। चलिए आगे। इफ LR लिमिटेड हैज टोटल डेट्स ऑफ ₹370, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ ₹2 लाख, वर्किंग कैपिटल 180, करंट रेशो विल बी। देखो जी, टोटल डेट का मतलब टोटल लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब आ जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी कि डेट, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशो निकालनी है। बच्चे बहुत इजी है,
कभी सभी बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे, मैं जो जो पॉइंट्स मुश्किल लगेंगे करा दूंगा। ये तो खैर बहुत सिंपल है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं टोटल डेट में से, जिस बच्चे को नहीं आता देखो पूरा रेशियो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि डेप्ट माइनस कर देता हूँ तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, 370 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो करंट लायबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई, 1,70,000। फिर वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले पे आ जाओ, वो क्या होता है, सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल है 1,80,000, करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, करंट लायबिलिटीज 170, ये उधर जाके प्लस हो गया, करंट एसेट्स आ जाएगा 3,50,000। तो मुझे क्या बताना है जी, करंट रेशो। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सॉल्व करें जी, बताएं कितना आएगा, 350 अपॉन 170। यस, सी आ जाएगा बच्चे इसका आंसर 2.06:1। यस, वेरी गुड। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The best definition of capital employed in calculating ROI is, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन क्या थी जी हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दूसरा डेट प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे ये है बच्चे डी, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड की आंसर क्या आ गया बच्चे, डी। फोर्थ में आते हैं, करंट रेशो 1.7:1.75:1 है, करंट लायबिलिटीज 80,000 है, वर्किंग कैपिटल विल बी। आप पहले इस रेशो में इसको पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट्स निकाल लेंगे। करेंगे बच्चे सभी लोग ट्राई। करंट रेशो का फॉर्मूला लिखो, सी ए अपॉन सी एल, सी एल की जगह 80,000 डालो, 1.75:1 से इक्वेट करके वहाँ से आपके पास करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट एसेट्स आ जाएगा तो देन फिर वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बताएंगे बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे। किसी को दिक्कत हो लिख देना, मैं अभी करेक्ट करके दिखा दूंगा इसको। 320 चेक करते हैं बच्चे आंसर एक बारी। 4 बच्चे 320 तो अच्छा आपने करंट नहीं चेक करो बेटा, आंसर क्या आ रहा है फोर्थ का एक बारी, सी होना चाहिए। यस, सी इज़ द राइट आंसर। सॉल्व करूं बच्चे, देखो सिंपल है, कोई नहीं कर देता हूं, देखो अगर नहीं आया आपको तो। फोर्थ क्वेश्चन में सी ए अपॉन सी एल, ये बच्चे मुझे पता है 1.75:1 है, सी ए नहीं पता। करंट लायबिलिटीज़ की जगह 80,000 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? ठीक है, जिसका डाउट था बेटा हो गया। सेकंड क्वेश्चन दोबारा, सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चे, आप पहले फॉर्मूलेज लर्न करो, फिर ये देखो बहुत इजीली होंगे। अगर कोई बच्चा लास्ट क्लास में नहीं था तो लास्ट क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो देखो, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन में टोटल डेट है और डेट है। टोटल डेट का मतलब होता है बच्चे टोटल लायबिलिटी, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। फिर अगेन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट एसेट्स आ गया, तो फिर करंट रेशो आ जाएगी सी ए अपॉन सी एल। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, देखो वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशो गिवन है, करंट एसेट्स क्या होगी। फिफ्थ में नभी पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, आपको ऑप्शन बता देता हूँ, सी ऑप्शन आएगी इसकी, सी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा फोर्थ की तरह ही है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो देखो मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आप फंस सकते हो। कुछ बच्चे जिन्होंने बेटा फॉर्मूलेज लर्न नहीं किए, पहले फॉर्मूलेज लर्न करें। देखो वर्किंग कैपिटल गिवन है मुझे 90,000,
करंट रेशो गिवन है 3.5/2। करंट रेशो का फॉर्मूला CA/CL और ये है 3.5/2। यहाँ से इसको बच्चे देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CA = 3.5CL। ठीक है, कुछ तो गड़बड़। अभी क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला डालेंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA - CL, ये 90,000 गिवन है। अब मैं यहाँ पे बच्चे ये वैल्यूज पुट 2C, अच्छा यहाँ से CA की वैल्यू हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ना। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5CL/2। बस आप वैल्यूज पुट कीजिए, हो जाएगा सॉल्व। CA की जगह हम लिख देते हैं 3.5CL/2 माइनस CL की जगह तो CL ही आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, हमारा सेम वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो जी, रेशियो चेंज हो गई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आ गई। करंट एसेट्स गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, कॉस्ट ऑफ RFO गिवन है, वर्किंग कैपिटल मुझे निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है RFO/वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। जिनको आता है बेटा फॉर्मूले लाना है वो अपना करते जाएं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, करंट रेशो यानी कि CA/CL मुझे गिवन है 3:1 इक्वल्स टू करंट एसेट्स 360 है अपॉन CL, क्या लिखा है हार्दिक आपने, तो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी 120। इसका मतलब यही ना, उसका थ्राइस है वो। करंट लाइबिलिटीज़ आ गई 120, तो वर्किंग कैपिटल क्या आ जाएगी CA - CL, करंट एसेट्स 360 माइनस 120, वर्किंग कैपिटल 240 आ गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है मेरे पास RFO/वर्किंग कैपिटल, बट मेरे पास क्वेश्चन में ना RFO नहीं है बच्चे, यह ध्यान रखेंगे। RFO है भी नहीं, अगर RFO नहीं होती तो मुझे RFO फाइंड आउट करनी पड़ती है, बट इस क्वेश्चन में RFO निकल ही नहीं पाएगी, तो मैं इसको COGA से कॉस्ट ऑफ RFO से ही सॉल्व कर लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12,00,000/240। हाँ जी, गॉट इट, 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा 6 तो हो गया, 7th, करंट रेशो है, क्विक रेशो है, वर्किंग कैपिटल है, करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है। करेंगे बच्चे, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। CA है, CL है, वर्किंग कैपिटल है। आपको देखो सारे रेशोज़ आपको आने चाहिए। करंट रेशो गिवन है मुझे 2.5, लिक्विड रेशो गिवन है 1.5, वर्किंग कैपिटल है 60,000। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा बच्चे, क्वेश्चन ना मैंने, ये लो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी भेज दिए आपके। एक सेकेंड करता हूँ, ठीक, कैमरा हिल जाएगा। हाँ मैंने भेजा हुआ है बच्चे ऑलरेडी, देखो क्वेश्चन नंबर 7, करंट रेशो है, क्विक रेशो है, वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला CA/CL दैट इज़ 2.5 ये है मेरे पास। अभी आगे फर्दर कुछ सॉल्व नहीं होगा क्योंकि कोई वैल्यू गिवन नहीं है। करंट एसेट्स हो गया 2.5 CL, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़
दैट इज़ 1.5:1, तो लिक्विड एसिड्स आ जाएगा 1.5 Cl। फिर फर्दर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा मेरे पास, तो हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल है, अच्छा वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस। सर वो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL कर देंगे तो CA की जगह 2.5 CL वगैरह करके करने हैं। हो गया ये ऐसे ही करके। वर्किंग कैपिटल है 2,60,000, CA की जगह मैंने 2.5 CL रख दिया, CL ये है ही, तो हो गया सॉल्व 1.5 CL। ठीक है बच्चे, तो 60,000 अपॉन 1.5 CL, ये मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो मैं इससे करंट एसेट्स भी फाइंड आउट कर पाऊंगा, लिक्विड एसेट्स भी फाइंड आउट कर पाऊंगा, कुछ भी बोलेगा वो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक सर है, आंसर बी आ रहा है। आंसर बी आ रहा है, ठीक है। मैं एक बारी चेक, मैंने आंसर की भी भेजी थी वैसे आपको, हमारा 7, हाँ जी 7th का आंसर बी है। 8th पे आते हैं। ठीक है बेटा, जिनको भी प्रैक्टिकल में दिक्कत है, बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले लर्न करें, जल्दी जल्दी से काम होगा। 8th क्वेश्चन पे आएंगे। देखो जी, अब हमारा क्वेश्चन बदल गया। कलेक्शन ऑफ डेटर विल, डेटर कलेक्ट होने से करंट रेशो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, नो इफेक्ट आएगा, नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं सर सी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, उसमें करंट का कोई काम नहीं है, तो नहीं। इफेक्ट नहीं होगा। आंसर तो सी है, आपका रीज़न गलत है। सर लेकिन लॉन्ग टर्म है ना। नहीं, कुछ भी लॉन्ग कलेक्शन टर्म, ऑफ, कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है इसमें। रीज़न आपका ठीक होना ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में रीज़न लिखने को आएगा। लाइबिलिटी डिक्रीज हो बच्चे जाएगी देखो, और करंट मैं बता रहा हूँ, हो प्लीज़ जाएंगे। प्लीज़ म्यूट रखें, मैं बता रहा हूँ। देखो, डेटर कलेक्ट होने से करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA/CL। अब जब आप डेटर कलेक्ट करेंगे तो यानी कि आपके पास कैश आ गया और डेटर चले गए, यानी कि डेटर डिक्रीज हो गए। अब नाउ द थिंग इज, बोथ कैश एंड डेटर्स आर करंट एसेट्स, इसमें लॉन्ग टर्म वाला कुछ भी नहीं है। एक करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई, एक करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो दैट्स वाई इसका इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। 9th पे आते हैं। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, प्रोप्राइटरी रेशो विल बी। बच्चे प्रोप्राइटरी रेशो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, इसका आंसर होता है मेरे पास इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब हमने पढ़ा था शेयर होल्डर का सारा पैसा, तो इक्विटी कैसे आएगा इसमें, 4 लाख प्लस 150 रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5,50,000। 7th बताता हूँ बच्चे, 2 मिनट वेट करो। तो देखो मेरे पास इक्विटी कैसे आ गया, 4 लाख प्लस 150, 5,50,000 अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स क्या होता है जी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, 180 प्लस 4 लाख, ये 18 लाख प्लस 4 लाख। अच्छा, मैं पहले 9th कंप्लीट करता हूँ। इसका अब आंसर देखो परसेंटेज में गिवन है यहाँ पे। अब कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी पहले भी बताया था कि जब हम इसकी बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशो की, तो इसका आंसर आपको बोथ वेज हो सकता है, परसेंटेज में भी दिया हो सकता है, बिना परसेंटेज के भी दिया हो सकता है, तो दोनों ही ठीक रहते हैं। तो 9th का आंसर हमारे पास आएगा जी बी, 25%। 7th क्वेश्चन में जिसको डाउट है बच्चे देखो, करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ निकालना है। आप इन रेशोज को सॉल्व कीजिए। देखो ये मैंने किया यहाँ पे, करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.5:1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। बट ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ना तो मेरे पास CA है ना CL है। लिक्विड रेशो का लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, बट अगेन आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि लिक्विड एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने डाला, वर्किंग कैपिटल गिवन थी CA-CL, वर्किंग कैपिटल की जगह ये रखा, करंट एसेट्स की जगह CL की वैल्यू डाल देता हूँ, CL ऑलरेडी था तो 1.5 CL आ जाएगा। यहाँ से CL आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। CL को यहाँ पुट कीजिएगा, करंट एसेट्स आएगा, यहाँ पुट करोगे लिक्विड एसेट्स आएगा, मतलब सारी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 10th बताएंगे जी। अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशो एंड इंक्रीज इन करंट रेशो। डेट इक्विटी रेशो डिक्रीज हो रही है और करंट रेशो इंक्रीज हो रही है। एक एक को पॉइंट को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व कीजिए।
जिसको फॉर्मूला नहीं आता मैं बताता हूँ, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है मेरे पास डेट अपॉन इक्विटी, और करंट रेशियो का होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टेंथ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करेंगे। देखो जी, टेंथ की ऑप्शन आएगी बच्चे सी, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आप एक एक पॉइंट को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए उसने क्या बोला, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होती है। पहले तो इसी पॉइंट को हम समझते हैं। जब आप शेयर्स इशू करते हैं, हम सभी ने शेयर चैप्टर पढ़ा हुआ है, शेयर्स इशू करते हैं तो कौन सी दो चीज़ों में फ़र्क आता है बच्चे, हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी है, शेयर बढ़ गए, और कैश भी इंक्रीज हो गया। मतलब शेयर्स हमने इशू करे तो इक्विटी बढ़ गई और कैश या बैंक बैलेंस जो है वो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब डेट इक्विटी रेशियो का उसने डिक्रीज बोला है। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब डेट अपॉन इक्विटी। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है इक्विटी का, जो डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर मेरा इंक्रीज हो गया तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी जी। अच्छा, अब करंट रेशियो पे आ जाओ। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट कैश जो होता है वो मेरी करंट एसेट्स होता है, तो न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चे, तो इशू ऑफ शेयर, जब आप शेयर्स इशू करते हो कैश में, तो ये वो हो गया कि जिसमें दो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। कौन, मतलब डेट इक्विटी रेशियो मेरी डिक्रीज हो रही है और करंट रेशियो मेरी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11th क्वेश्चन।